भारतीय इतिहास जानने के विविध पहलू, है ना। देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा वो बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर और आर्ट डिपार्टमेंट्स के जितने स्टूडेंट होते हैं उन सभी के लिए पोटेंट्स हैं। और कंपटीशन से रिलेटेड भी ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के विविध स्रोत में दो पार्ट्स होते हैं, है ना। एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, एक धार्मिक स्रोत और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक स्रोत में तुम्हारा ब्राह्मण ग्रंथ होता है, बौद्ध ग्रंथ होता है, जैन ग्रंथ होता है ना। मतलब धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ होते हैं वो धार्मिक ग्रंथ के श्रेणी में आते हैं। और धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कल्पना प्रधान, लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। और इसमें एक मुख्य पाठ होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में हम देखेंगे सर्वप्रथम यूनानियों का विवरण, चाइनीजों का विवरण, तिब्बतियों का विवरण और मुसलमान वर्ग का विवरण कि इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के संबंध में क्या जानकारियाँ अपने ग्रंथों में दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी हम निम्न स्रोतों में पढ़ेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम आज पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और विदेशियों का वृत्तांत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत के लिए हमारी अगली वीडियो नेक्स्ट डे आएगी, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत है ना। पुरातात्विक स्रोत है, इसमें बताया गया है कि भारतीय इतिहास का लेखन क्रमबद्ध नहीं होने के कारण तत्कालीन पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन आवश्यक है। उसमें पहला है अभिलेख, ठीक है। अभिलेख की यदि हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख को महत्वपूर्ण माना गया है। अभिलेख को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन भारत में अभिलेख की व्यवस्थित परंपरा रही है और इस काल के अध्ययन हेतु हम इन दस्तावेजों के रूप में इन्हें स्वीकार करते हैं। अभिलेख, शिलालेख, चट्टानें, स्तंभ, धातुपत्र, हाथी दांत, मृदभांड तथा स्तूपों पर अंकित ऐसे लेख हैं जो तत्कालीन लिपि में उत्कीर्ण हैं। प्राचीन लेखों को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में भी लिखा गया है। सिंधु सभ्यता के लेख लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा सका है ना। क्योंकि सिंधु सभ्यता के काल जो था आदि मानव का काल था और उस काल में जो भी लेख, जो भी लिपियाँ विकसित हुई हैं उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। इनके अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र व पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। मतलब अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पुरालेख शास्त्र व पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जिनकी संख्या 200 है ना। सम्राट अशोक ने जो अभिलेख बनवाया था उसकी संख्या 200 है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेखों को उत्कीर्ण करने की परंपरा अशोक काल में प्रचलित हुई। अभिलेखों में तत्कालीन समाज की दशा, धार्मिक स्थिति का अध्ययन तथा कालक्रम के निर्धारण में सहयोग मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेखों का अध्ययन लिपि ज्ञान के अभाव में अपूर्ण है। सातवाहन राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही हम जान पाते हैं, क्योंकि उस काल के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को, आदि मानव काल के जो ग्रंथ हैं उनको हम लिख नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं उनको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान का निर्धारण नेपाल स्थित रुमिनदेई के अभिलेख से हुआ है। इसमें लिखा है कि सम्राट अशोक के लुम्बिनी यात्रा की थी। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी यात्रा की थी, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है ना। रुमिनदेई का अभिलेख है, उसमें ये बताया गया है कि सम्राट अशोक जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी नामक जगह पे गए थे, इसलिए गए थे क्योंकि लुम्बिनी नामक जो जगह था वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था। और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। तो वो जो है भगवान बुद्ध के जन्म स्थली भ्रमण के लिए गए थे, है ना। तो हमें जानकारी मिलती है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी नामक स्थान में हुई था। और वो जो चीज़ें लिखी हुई है वो रुमिनदेई के अभिलेख में लिखी गई है। आगे देखेंगे कि गुप्त सम्राटों को महान परंपरा में नरसिंहगुप्त तथा कुमारगुप्त द्वितीय को ऐतिहासिकता को विष्णुगुप्त की नालंदा मुहर लेख से प्रमाणित किया जाता है ना।
जैसे कि गुप्त सम्राटों में अगर हम बात करें नरसिंहगुप्त की, बात करें कुमारगुप्त द्वितीय की, तो इनकी जो ऐतिहासिक जानकारियां हैं वो नालंदा के मुहर लेख जो अभिलेख है वहाँ से हमें मिलती है, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से विभिन्न युद्धों की जानकारी मिलती है ना। हमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार व पाल वंशी जो शासक थे, जो कनौज पर अधिकार को लेकर के संघर्ष किए थे, और उनके संघर्ष को त्रिकोणात्मक संघर्ष नाम दिया गया था। क्या कहा गया था? त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया था। और वह भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु इस संघर्ष के बारे में कोई साहित्यिक जानकारी हमें नहीं मिलती है कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार व पाल वंश के जो शासक थे उन्होंने कनौज पर अधिकार को लेकर के त्रिकोटीय संघर्ष किया था या नहीं किया था, है ना। इसकी जानकारी हमें मिलती है ग्वालियर अभिलेख तथा भावनगर अभिलेख। ये दो अभिलेख हैं जहाँ पर इन तीनों राजाओं, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के जो शासक हैं, इनके त्रिकूट संघर्ष की जानकारी दी गई है ग्वालियर अभिलेख और भावनगर अभिलेख में। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इन राजाओं ने आपस में संघर्ष किया था कनौज पर अधिकार करने के मामले को लेकर के। आगे है कि विदेशी अभिलेखों से भी भारतीय इतिहास के लेखन को बल मिलता है। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर ईसा के 1400 वर्ष पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम अंकित है। जो बोगज कई नामक स्थान पर ईसा के 14 वर्ष पूर्व का संधि पत्र मिला है, संधि पत्र अभिलेख मिला है, उसमें वैदिक काल के देवताओं का नाम अंकित है। वैदिक काल के जो मुख्य देवता थे वो थे इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्यो, जो प्रसिद्ध और सिद्ध करता है कि वैदिक आर्यों के वंशज एशिया माइनर में ही रहते थे। अब ये चीज़ें सिद्ध करती है। खरोष्टी लिपि में राजा मिनांडर का एक लेख उपलब्ध है। एक लेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का है। ये जो लेख है वो किसका है? जो खरोष्टी भाषा में लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का है, जो इस घटना को उसने वर्णित किया है। हर्षवर्धन के थानेश्वर अभिलेख की यदि हम बात करें, किसकी? थानेश्वर अभिलेख के, तो उसके गुण, स्वभाव, विजय के अतिरिक्त योजनाबद्ध प्रशासन का भी उल्लेख मिलता है ना। हर्षवर्धन का थानेश्वर का अभिलेख से हमें हर्षवर्धन की समस्त जानकारियाँ मिलती है, चाहे उसका गुण हो, चाहे उसका स्वभाव, चाहे विजय के अतिरिक्त जो योजनाबद्ध प्रशासन का उसने अपने काल में उल्लेख किया है, उन सब का वर्णन हमें मिलता है थानेश्वर के अभिलेख से। आगे है कि अभिलेख अधिकतर किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। अधिकतर जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर। कुछ खरोष्टी लिपि में भी लिखी हुई है। कुछ जो अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं और कुछ खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। अभिलेख का जो महत्व है वो विशिष्ट राजाओं, राजवंशों, वंशावलियों की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कुषाण, भारशिव, गुप्त, वकाटक, मौखरी, गंग, कदंब, कलचुरी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सैंधव, शिलाहार आदि अनेक राजवंशों के इतिहास का निर्माण उत्कीर्ण लेखों के आधार पर किया गया है ना। और बताया गया है इस लेखन में कि ये जो सभी वंशावलियाँ थी, ये जो है इसी भारत की भूमि पर इनका शासनकाल चला है ना। क्योंकि इन सभी वंशावलियों की जानकारी हमें उस काल के अभिलेखों से मुख्य रूप से प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर पुरातात्विक स्रोत में वो है सिक्का, है ना। सिक्का में हम देखेंगे कि सिक्के जो है हमें साक्ष्य के तौर पर, पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर प्राप्त हुए हैं, है ना। और उनसे हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि उस काल में जो है सिक्कों का प्रचलन था, प्राचीन काल में, और वो प्राचीन भारत की जानकारी के एक मुख्य स्रोत बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है, और सिक्कों का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। प्राचीन काल में मुद्रा का चलन संकेत रूप में न होकर धातु या मिश्र धातु के रूप में होता था। प्राचीन काल में जो मुद्राएं चलती थी वो सांकेतिक रूप में न होकर के कैसे चलती थी? मिश्रित धातु या धातु के रूप में होता था। जैसे तांबा हो गया, सोना, चांदी, इस प्रकार के धातुओं का ये जो है बनी होती थी सिक्के।
प्राचीन सिक्के सोना, चांदी, तांबा अधिक निर्मित होती थी। बौद्ध साहित्यों के अनुसार सिक्कों को कसारपण तथा पुराण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसारपण तथा पुराण भी आप सिक्कों को कह सकते हो। प्राचीन काल में ऐसा इनका नाम था। यमन यूनानी शासकों के सिक्के उच्च कोटि के थे, जो उनकी समृद्धि संपन्नता को दर्शाते थे। यमन यूनानी जो शासक थे, उनकी काल की जो सिक्के प्रचलित हुई थी वो बहुत ही समृद्धि को प्रदर्शित करती थी, उनके संपन्नता को दर्शाती थी, क्योंकि उनके सिक्के उच्च कोटि के थे, है ना। जैसे सातवाहन राजा, चेर, पांड्य, शक, पल्लव राजवंश के राजाओं के नाम की पुष्टि व समय की जानकारी सिक्कों से ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल के जितने भी राजा हैं, उन सभी जो शासक होते थे, वो अगर सिक्का चलाते थे तो उस पर कुछ अपनी छाप छोड़ देते थे, जैसे अपना नाम, अपना सन, अपने पिता का नाम, अपना कालक्रम, ये सभी लिख देते थे। तो जो सिक्के हमें मिले हैं, उससे हमें डिसाइड कर पाते हैं कि इस सन पे इस राजा का शासन चल रहा था। प्राचीन सिक्कों से राजवंशों, राजा का नाम, राजा के पिता का नाम, वर्ष, उपाधि, प्रशासन संबंधी जानकारियाँ मिलती है। अति प्राचीन काल में सिक्कों का प्रचलन था या नहीं, यह केवल अनुमान पर आधारित है, प्रमाण पर नहीं, है ना। इतिहास के कुछ अध्येताओं का मत है कि सिक्कों के प्रचलन से पूर्वजन वस्तु विनिमय के माध्यम से अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, है ना। पूर्वजन की अगर हम बात करें तो जब सिक्का का प्रचलन नहीं था तो लोग कैसे करते थे प्राचीन काल में अपने आवश्यकताओं की पूर्ति? वस्तुओं के आदान प्रदान से, है ना। अगर किसी को कुछ सामग्री दूसरे व्यक्ति से चाहिए तो उसे कुछ सामग्री देता था उस सामग्री के बदले। जैसे अगर चावल चाहिए तो उसको दाल दे दिया और वहाँ से चावल ले लिया। अगर किसी को दाल चाहिए तो चावल दे दिया 1 kg और 1 kg वहाँ से दाल ले लिया। इस प्रकार से सामग्रियों के आदान प्रदान से आर्थिक व्यवस्था चल रही थी। चलिए आगे देखते हैं। सिक्कों की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक मत प्रचलित हैं। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी को हम सिक्कों का आरंभ काल मान सकते हैं, जबकि सुविकसित व सुव्यवस्थित सिक्कों का प्रचलन मौर्य काल में अधिक हुआ था, है ना। अगर हम बात करें तो सिक्कों का जो विकास है वो 8वीं शताब्दी से माना जाता है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। लेकिन जो विकसित और अच्छे क्वालिटी के सिक्के चले वो मौर्य काल में चले थे, है ना। मौर्य काल से पूर्व सिक्कों की आकृतियां पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मौर्य काल के पूर्व जो है सिक्कों के आकृतियों पर कोई मतलब विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था कि आकृति अच्छे हैं बुरे हैं, बस उसको प्रचलन में रखा जाता था। लेकिन मौर्य काल में अच्छे अच्छे तराश करके सिक्कों को बनाया गया, उसको आकृति दी गई और सुदृढ़ और एक तरीके से मतलब कहते हैं कि आकर्षक दिखे सिक्का, ऐसा बनाया गया सिक्के को, है ना। किस काल में? मौर्य काल में। चलिए आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत में सिक्कों को सुरक्षित रखने के लिए श्रेणियों का सहारा लिया गया। किसकी सहारा ली गई? श्रेणियों का सहारा लिया जाता था। प्राचीन सिक्के वैभव को अधिक प्रदर्शित करते हैं, चूँकि इनका चलन जनता में बहुत कम होता था। सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। मुद्राओं पर अंकित तिथि राजा राजवंश के काल निर्धारण में मदद देती है। इसके प्राप्ति की स्थान से राज्य की सीमा निर्धारित करने अथवा अन्य राज्यों में व्यापारिक संबंधों को पुष्टि करने में सहायता मिलती है ना। तो उस काल में जो सिक्के मिले, पूर्व काल के जो सिक्के होते थे, वो उस राजा के संपन्नता को प्रदर्शित करते थे। जिस क्वालिटी का सिक्का राजा चलाता था, मान लो अगर वो कांसे का चला रहा है तो संपन्न है, लेकिन अगर सोने का सिक्का चला रहा है, चांदी का सिक्का चला रहा है, तांबे का सिक्का चला रहा है, तो माना जाता था कि वो जो शासक था वो बहुत ही संपन्न और बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा होगा आर्थिक मामलों से। क्योंकि जो राजा अगर मजबूत नहीं रहेगा, जिसके पास वित्त नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, वो कहाँ से सोने का सिक्का प्रचलित करेगा। तो जो सिक्के प्रचलन करते थे शासक, वो अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करते थे। जिस काल के भी सिक्का मिले हैं, जिस काल के भी राजा सिक्का प्रचलित किए थे, वो सभी अपने संपन्नता को दिखाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बताने के लिए उन्होंने सिक्काओं का प्रचलन किया था। चलिए आगे देखते हैं। सिक्के का खरा या खोटापन युग की आर्थिक स्थिति को दर्शाने में मदद करती है। छत्तीसगढ़ में मिले आहत सिक्के, कौन सा सिक्के? छत्तीसगढ़ से आहत सिक्के मिले हैं जिसमें नागर बैल और हल बैल चिन्हित हैं। जो छत्तीसगढ़ के
आहत सिक्कों की अपनी एक अलग विशेषता बतलाती है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी सिक्के मिले हैं और उन सिक्कों पर एक चित्र अंकित है और वो जो चित्र है वो नागर बैल यानी हल बैल का है। चलिए अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट स्मारक के बारे में, है ना। तो सिक्कों में हमने देखा कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र और आहत सिक्के छत्तीसगढ़ से मिले थे जिसमें नागरबैल या हल बैल का चित्र अंकित था। अब देखेंगे हम स्मारक। नंबर स्मारक की बात करें तो प्राचीन भवन की निर्माण शैली व उसके भग्नावशेष भारतीय इतिहास में लेखन में सहायक होते हैं, क्योंकि प्राचीन स्थलों के उत्खनन एवं अन्वेषण से हड़प्पा संस्कृति के साथ ही पाटलिपुत्र में मौर्य वंश, नालंदा से गुप्त वंश एवं तक्षशिला में कुषाण वंश के संबंध में रोचक और जिज्ञासा से भरपूर जानकारी प्रकाश में आई है। इन अवशेषों के अध्ययन से अनेक तथ्य सामने आए। प्राचीन खंडहर या स्मारक स्थापत्य पर ही जानकारी नहीं देते वरन इसके सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितियों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और परिस्थितियों की भी ज्ञान करवाता है। स्मारक, है ना, प्राचीन काल में मंदिर धार्मिक भावना ही स्वरूप नहीं था वरन सामाजिक जीवन का केंद्र भी माना जाता था। इससे सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारियाँ मिलती थी। प्राचीन स्मारक एक भवनों से हमें स्थापत्य व वास्तुकला की जानकारी मिलती है। जैसे उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली जो थी वो नागर शैली थी, है ना। उत्तर भारत में मंदिरों को नागर शैली में बनाया जाता था। दक्षिण भारत की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण होता था। इसमें तत्कालीन धर्म व आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कलात्मक प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन स्मारकों का अब राष्ट्रीय संपदा मानकर संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 49 में, है ना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात करती है और स्मारकों में हमने देखा कि प्राचीन काल में जितने भी स्मारक मिले हैं, है ना, जिस काल के भी स्मारक मिले हैं, अवशेष मिले हैं भवनों के, मंदिरों के, है ना, तो वो जो है उस शासक के संपन्नता का प्रदर्शन है। क्योंकि अगर कोई शासक मंदिर बनाया है तो उस मंदिर से हमें क्या होता है कि उस शासक की जानकारी एक तरीके से प्राप्त होती है। जैसे अगर कोई मान लो सिरपुर का ही मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, तो उसे जिस राजा ने बनवाया है उस मंदिर को देखते के साथ, है ना, हमें जानकारी मिलती है कि वो स्मारक किसने बनवाया था, उस शासक ने बनवाया था, है ना। अब जो राष्ट्रीय स्मारक की बात करें तो अनुच्छेद जब से संविधान लागू हुआ है भारत में तो अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात भी करती है। चलिए अब देखते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिसमें विदेशियों की यात्रा वृत्तांत से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। इनमें जैसे धर्म हो गया, राजनीति, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक दशा, आर्थिक स्थिति, परंपरा, त्यौहार आदि के साथ ही इतिहास की तिथि क्रम विस्तार से लिखा गया है। और इनमें मेगास्थनीज, हैंसोंग, फाहियान, इत्तू सिंह, हाइकू आदि प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में आए थे। उन्होंने भारत आकर के भारतीय स्थलों का भ्रमण किया था। भारत में कुछ टाइम तक रुक करके भारतीय स्थलों का भ्रमण किया, वहाँ पर जा कर के कुछ अपने पुस्तकों में वहाँ से संबंधित घटनाओं को लिखा, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा, है ना। जैसे अगर हम हैंसोंग की ही बात करें तो हैंसोंग जो है लगभग 15 सालों तक भारत में रह करके और हर्षवर्धन के काल के घटनाओं को पूर्णतः अपने ग्रंथों में लिखा था, है ना। तो ये है विदेशियों का वृत्तांत, जिसमें हम यूनानियों से स्टार्ट करेंगे। यूनानियों की अगर हम बात करें तो उसमें पहला आता है सिकंदर पूर्व, है ना। सिकंदर पूर्व, सिकंदर जब भारत आया था तो उसके पूर्व भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इतिहास के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ अपने ग्रंथों में दी है। उसमें से पहला व्यक्ति है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है, हेरोडोटस तथा टिशियस, है ना। लेकिन हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा और उसमें इतिहास से संबंधित समस्त घटनाओं को जो प्राचीन काल में घटित हुई हैं उसको उन्होंने उसमें लिखा है। वो भारत नहीं आया था लेकिन भारत के संबंध में उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है हेरोडोटस ने। अब इसको हम पढ़ेंगे सिकंदर कालीन, है ना। यूनानियों को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, सिकंदर पूर्व, सिकंदर कालीन और सिकंदर के बाद के लेख। तो सिकंदर कालीन में अरिस्टोबुलस, है ना, निरियाकस और एनेसिक्रेटस 3 मुख्य व्यक्ति थे जो सिकंदर के साथ भारत
आए थे और उन्होंने यहाँ से संबंधित घटनाओं को अपने ग्रंथों में लिखा था। तीसरा व्यक्ति आते हैं सिकंदर के बाद। जब सिकंदर यहाँ से चला गया था 330 ईसा पूर्व में, है ना, तब उसके बाद कुछ लेखक भारत आए थे और उन्होंने भारत से संबंधित घटनाओं को लिखा था। और उसमें पहला व्यक्ति है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और वो भारत आकर के एक मुख्य ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था इंडिका, है ना। और इंडिका में मौर्य वंश की शासन व्यवस्था, सैन्य संचालन, भारत के भूगोल तथा इतिहास के संबंध में विस्तार से उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है। मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं, यहाँ पर 7 जातियाँ हैं, है ना। यहाँ पर दास प्रथा नहीं बल्कि यहाँ पर 7 जातियाँ ही हैं। इन्होंने भारतीय कृषि व्यवस्था पर विस्तार से लेखन किया था जो दुर्भाग्य से अब उपलब्ध भी नहीं है। एक अज्ञात यूनानी लेखक जिसे 80 ईस्वी के आसपास भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी और अपने पुस्तक लिखा था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, लेकिन कौन सा व्यक्ति ने उस पुस्तक को लिखा है उसमें किसी व्यक्ति के राइटर्स का नाम नहीं है ना। चलिए हम आगे देखेंगे चीनी यात्रियों के वृत्तांत। तो चीनी यात्रियों के वृत्तांत में बहुत सारे लोग आए हैं जिसमें फाहियान हो गए, है ना। फाहियान, हैंशोंग, इत्सिंग, ये 3 चीन देश से बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन व भ्रमण करने के उद्देश्य से भारत आए थे। फाहियान 5वीं सदी के पूर्वाह्न में भारत आया और 14 वर्ष यहाँ रहा। उसने भारत के बौद्ध धर्म की स्थिति के संबंध में लिखा अपने चर्चित ग्रंथ कुओकी, है ना। अगर हम बात करें फाहियान की तो उनकी चर्चित ग्रंथ है कुओकी में वह लिखता है कि गंधार देश के निवासी सब हिनयान के अनुयायी हैं, है ना। किसके अनुयायी हैं? तो हिनयान के अनुयायी हैं। तक्षशिला में राजा, मंत्री और जनसाधारण स्तूपों की पूजा करते हैं और इन स्तूपों पर पुष्प और दीप चढ़ाने वाले का तांता कभी नहीं टूटता है। मेगास्थनीज कहता है कि गंधार देश के निवासी हिनयान शाखा, जैसे कि अगर बौद्ध धर्म देखोगे तो बौद्ध धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हुआ था, एक हिनयान और महायान। तो हिनयान शाखा के लोग जो हैं वो गंधार के क्षेत्र वाले हिनयान शाखा को मानते हैं और तक्षशिला में जो राजा, मंत्री, जनसाधारण जो जनता है वो सब स्तूपों में फूल चढ़ाने के लिए लाइन लगे रहते हैं और उनकी लाइन कभी नहीं टूटती है, ऐसा इन्होंने इस ग्रंथ में वर्णन किया है। फाहियान के ग्रंथ है कुओं की और उन्होंने इस ग्रंथ में इस तरीके का वर्णन किया है। अगला रहेगा हैंशोंग। और हैंशोंग कहते हैं कि 7वीं सदी के दूसरे चरण में भारत यात्रा पर यह आया था तथा 15 वर्ष यहाँ रह करके वृत्तांत में हर्षकाल की जानकारी विस्तार से देता है और इसमें हमें सामाजिक मान्यता तथा शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ये देता है। ठीक है, आगे इत्सिंग आते हैं और, है ना, एक चीज़ और, हैंडसोंग का जो यात्रा वृत्तांत था वो कहलाता है सियूकी, है ना। हैंडसोंग की यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? तो सियूकी कहलाता है। चलिए इस तरीके से हमने साहित्यिक, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत को देखा है। ठीक है, अब हम साहित्यिक स्रोत को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो, नए नए चैप्टर्स को हम हर रोज़ कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए